नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर। दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हमें कैलकुलेट करना है, सारी चीजें हम बात करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर, इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि आपने ये देख लिया कि सप्लाई होता है तो जीएसटी लगेगा, लेकिन कब मानेंगे कि वो सप्लाई हो गया और कब जीएसटी देना पड़ेगा, ये डिटरमाइन होगा टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर। तो टाइम ऑफ सप्लाई में मान लीजिए मैंने गुड्स डिस्पैच कर दिया अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर मैंने इनवॉइस किया, तो भैया मेरे पास डिपार्टमेंट आगे पैसा मांगेगा कि भैया अगस्त में तुमने गुड्स डिस्पैच कर दिया, और मैं डिपार्टमेंट बोलूंगा नहीं सितंबर में मैंने इनवॉइस किया है, तो अब मैं जीएसटी अगस्त में पे करूं या सितंबर में पे करूं, इस बात के लिए हमें झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसी सारी चीजें ना हो, क्योंकि जब एक ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन किया जाए, कब माना जाए कि सप्लाई हो गया और जीएसटी पे कर देना है, ये डिटरमाइन करना जरूरी था ताकि फालतू की लिटिगेशन ना हो, फालतू के झगड़े ना हो। तो यहां पे हम टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे सप्लाई कंप्लीट हो जाता है और हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। चलिए, गुड्स के लिए अलग से टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस है, सर्विसेज के लिए अलग से टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस है। तो पहले गुड्स की बात करेंगे। अब गुड्स में भी कुछ गुड्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होते हैं और बहुत ही कम ऐसे गुड्स हैं जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होते हैं। तो अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है तो टाइम ऑफ सप्लाई अलग होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है तो अलग होगा। देखिए कैसे समझते हैं। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, और उसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पहले बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि सप्लायर टैक्स पे करेगा, और सप्लायर टैक्स पे करेगा तो टाइम ऑफ सप्लाई भी हमें सप्लायर के एंगल से डिटरमाइन करना है। तो सप्लायर क्या करता है, सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा, तो भैया डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। कि आपने इनवॉइस कब इशू किया, कब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, और कब आपको पेमेंट रिसीव हुआ, सप्लायर को क्या होगा, पेमेंट रिसीव होगा, तो विच एवर इज अर्लियर आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एक बात ध्यान देना, जब आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है, तो गवर्नमेंट ने बोला आपको डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट को कंसीडर नहीं करना, आपको सिर्फ दो ही चीजें कंसीडर करनी है। क्या, कब आपका इनवॉइस इशू हुआ और कब आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। एक्सेप्ट दो केसेस में, अगर आप कॉम्पोजिशन सप्लायर हो, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो, और आप स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का सप्लाई करते हो, हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, तो अगर ये दो चीजें अगर आप करते हो तो ऐसे केस में आपको तीनों चीजें कंसीडर करनी है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन इसके अलावा अगर आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कोई भी गुड्स आप टैक्सेबल है तो आपको सिर्फ दो ही चीजें देखनी है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अच्छा, अब ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होती है वो हम देखते हैं कि कब तक इनवॉइस इशू करना है। तो इसके लिए सेक्शन 31 के अंदर ड्यू डेट दी गई है इनवॉइस को इशू करने के लिए। बात करेंगे गुड्स के केस में कब तक आपको इनवॉइस इशू करना होता है। तो देखिए, अगर आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, कि मतलब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, जब आप सप्लाई करोगे तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ेगा। वो गुड्स भले ही सप्लायर ने मूव किया हो, भले ही रेसिपिएंट ने मूव किया हो, अगर गुड्स को एक जगह से दूसरी ले जाया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है। तो ऐसे केस में जिस दिन आप गुड्स को रिमूव करोगे, जिस दिन आप गुड्स को डिस्पैच करोगे, मतलब जिस दिन उस गुड्स को सप्लाई करने के लिए उसकी जगह से हटा दोगे, उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। उसके बाद नहीं, तब तक आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। कि अगर आपने कोई गुड्स रिमूव किया तो रिमूव करने से पहले पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। लेट्स से मैं उदयपुर में हूं, मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेची है जयपुर में, तो उदयपुर से जयपुर जाएगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो मेरे को उदयपुर से जब मैं उसे रिमूव करूंगा तभी मेरे को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है,
मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब क्या है? देखो सर, अगर मान लीजिए आपका गुड्स जहां पे पड़ा वहीं पे सप्लाई कर दिया, आप मूव नहीं करोगे। एग्जांपल सर, एक फ्लैट आपने बेचा और फ्लैट के अंदर आपका फर्नीचर भी पड़ा था, एसी भी पड़ा था, ये सब पड़ा था, तो आपने फ्लैट वाले के साथ, जिसको फ्लैट सेल किया उसके साथ डील कर लिया कि ये जो फर्नीचर पड़ा है ये भी तेरे को सेल कर देता हूं। अब जिसने सामने वाले ने फ्लैट खरीदा है, क्या वो फ्लैट से फर्नीचर उठा के लेकर के जाएगा? नहीं बॉस, वो फ्लैट में ही पड़ा रहेगा, लेकिन मैंने फर्नीचर उसको बेच दिया। तो यहां पे क्या हुआ, मैंने गुड्स का सप्लाई भी कर दिया और मूवमेंट भी इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा सर? ऐसे केस में जब आप गुड्स अवेलेबल कराओगे सामने वाले को, रेसिपिएंट को जब आप गुड्स अवेलेबल कराओगे, उससे पहले पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, जैसे आप गैस एक तो सिलेंडर में परचेज करते हो, एक आता है आपको पाइपलाइन के थ्रू गैस, तो जितना जितना गैस आप यूज करोगे उतना उतना आपको बिल आता रहेगा। तो अब गैस तो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है, किसी को नहीं पता कि एट अ टाइम आपने कितनी गैस यूज करी है। वो एक पीरियड के बाद आपको एक स्टेटमेंट आएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना कि आपने इतना यूनिट कर लिया, इतना बिल आ गया, उसी प्रकार से गैस का भी आपको बिल आएगा। तो यहां पे जो गैस सप्लाई की जा रही है वो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स, और कंटिन्यूअसली होती जा रही है। तो ऐसे केस में कब तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए? तो आपको अगर पीरियोडिकल स्टेटमेंट आता है, जैसे बिजली का बिल आता है, वैसे ही अगर पीरियोडिकल स्टेटमेंट आता है तो उससे पहले पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और रिसीट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट, या उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। देखो, जब आप स्टेटमेंट इशू करोगे उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है तो वो आपको बिल इशू करता है और बिल के बदले में आप उनको पैसा देते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो पैसा मिलेगा उससे पहले पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। कई बार गुड्स को सेल किया जाता है ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, कि मैंने गुड्स बेचा और मैंने सामने वाले को बोला कि मैं एक बार गुड्स तेरे को भेज तो रहा हूं, अगर तेरे को पसंद आए तो तू रख लेना, अगर पसंद ना आए तो तू मुझे वापस कर देना, या तो इस गुड्स को अप्रूव कर देना तो अपने पास रख लेना, मतलब सेल हो गया, अगर नहीं आए तो तू मुझे वापस कर देना। ये होता है सेल और अप्रूवल बेसिस। तो इसमें जब आपने गुड्स को रिमूव करके भेजा तब तक तो सप्लाई हुआ ही नहीं था, जब तक सामने वाला इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा सप्लाई तो होगा नहीं। तो ऐसे केस में इनवॉइस इशू करने का क्या सेंस है? तो इनवॉइस कब इशू होगा? या तो सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया या आगे फर्दर सप्लाई कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेप्ट कर लिया। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ अप्रूवल और सप्लाई आपको इनवॉइस इशू कर देना है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, सामने वाला अप्रूव नहीं करता है, तो 6 महीने का टाइम है, या तो 6 महीने के अंदर वो गुड्स वापस कर दे। अगर वो 6 महीने के अंदर गुड्स वापस नहीं करता तो 6 मंथ के एंड पे हम ये मान लेंगे कि वो गुड्स सप्लाई हो गया और आपको क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। जब आपने गुड्स भेजा उसके 6 महीने के अंदर अगर वो रिजेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है तो ठीक है, वरना हम उसके ऊपर क्या करेंगे? इनवॉइस इशू कर देंगे एट द एंड ऑफ द 6 मंथ। हाँ, अगर पहले ही अप्रूव और सप्लाई हो गया तो वो तो फिर इनवॉइस तभी इशू हो जाना चाहिए। अच्छा, आरसीएम के केस में क्या होता है? कई बार तो सप्लायर इनवॉइस इशू करता है जब सप्लायर रजिस्टर्ड होता है, अदरवाइज रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करता है अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर आरसीएम में टैक्सेबल है गुड्स और रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करना है तो भैया ऐसे केस में 30 डेज के अंदर, जब उसे गुड्स रिसीव होगा उसके 30 डेज के अंदर उसे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो ये हमने ड्यू डेट देखा कि कब तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो आपको अगर कोई ट्रांजैक्शन दिया आप उसमें देखोगे कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए और कब आपने इनवॉइस इशू किया, व्हिचएवर इज अर्लियर आपका क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सिर्फ 2 केसेस को छोड़ के जहां पे आपको रिसीट ऑफ पेमेंट भी कंसीडर करनी पड़ेगी। अच्छा, रिसीट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि अर्लियर ऑफ, सप्लायर के एंगल से देख रहे हैं, पेमेंट किसको रिसीव होगा? सप्लायर को। तो अगर पेमेंट आएगी तो सप्लायर के बैंक अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। जब बैंक अकाउंट में पैसा जमा होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो भैया या तो उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, उस दिन क्या तारीख थी, और सप्लायर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री भी मारी होगी कि भैया मेरे को पैसा रिसीव हो गया, एंट्री मारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर वगैरह। तो ये एंट्री जब मार दी, बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया अपने अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो रिकॉर्डिंग पेमेंट इन सप्लायर्स बुक, व्हिचएवर इज अर्लियर आपका क्या हो जाएगा? यहां पे डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। मान लीजिए मुझे किसी ने चेक दिया और मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मार दी 6 अगस्त को,
पर मेरा चेक बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ 10 तारीख को, तो मेरा रिसीट ऑफ पेमेंट कब हो गया? 6 तारीख को, विच आर इज अर्लियर। मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, लेकिन मैंने एंट्री बाद में मारी, तो भैया जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया वो मेरा क्या हो जाएगा? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट हो जाएगा। ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में अगर गुड्स टैक्सेबल है तो कैसे अपन टाइम ऑफ सप्लाई पता लगाते हैं, और अगर गुड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है तो कैसे टाइम ऑफ सप्लाई बताएंगे। देखो, अगर आरसीएम में टैक्सेबल है तो इसका मतलब टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट पे करेगा। तो हमें टाइम ऑफ सप्लाई जो डिटरमाइन करना है वो रेसिपिएंट को ध्यान में रख के करना है। तो रेसिपिएंट एक सप्लाई में क्या करता है? सबसे पहले गुड्स को रिसीव करता है, तो आपको ले लेना है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, किस दिन उसे गुड्स रिसीव हुए, और उसके बदले में वो क्या करता है? पेमेंट करता है, तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ये आपको ले लेना है, और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट। देखो, सामने वाला सप्लायर होगा वो इनवॉइस इशू करेगा, तो उसने जिस दिन इनवॉइस इशू किया, रेसिपिएंट को तो पता ही नहीं ना उसने कब इनवॉइस बना दिया सप्लायर ने, और टैक्स किसको पे करना है? रेसिपिएंट को। तो रेसिपिएंट को 30 डेज का टाइम दे दिया और बोला कि 31st डे, जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया उसके 30 दिन के अंदर तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इनवॉइस इशू हो गया, तो 31st डे आप ले लोगे, और तीनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्या क्या? डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, कब आपको गुड्स मिले और किस दिन आपने उसका पेमेंट किया, और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और अदर डॉक्यूमेंट, विचएवर इज अर्लियर, आपका क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अपन बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट का मतलब बता देता हूं। डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या है? देखो, यहां पे रेसिपिएंट के एंगल से देख रहे हैं, तो रेसिपिएंट क्या करेगा? पेमेंट देगा तो उसके बैंक अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। तो जिस दिन रेसिपिएंट के बैंक अकाउंट में पेमेंट डेबिट हो गया, या फिर जब वो पेमेंट करेगा तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मारेगा, तो जब उसने अपने बुक्स में पेमेंट का एंट्री मार दिया, विचएवर इज अर्लियर, आपका क्या हो जाएगा? डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट हो जाएगा यहां पे लेने के लिए। और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ये 31 डेज कैसे काउंट करने देखना। यहां पे क्या है समझना। मान लीजिए 5 अगस्त को इनवॉइस इशू किया सप्लायर ने, और यहां से हमें 31st डे चाहिए, तो कैसे करोगे? 5 अगस्त को छोड़ दोगे, तो अगस्त के अंदर बाकी कितने दिन बचे? बाकी दिन बचे 26 डेज, क्योंकि 31 डेज का अगस्त होता है, 5 दिन हटा लो तो 26 डेज बचते हैं। और फिर 4 दिन में क्या ले लूंगा? सितंबर के ले लूंगा। ये 26 दिन अगस्त के थे, 4 दिन सितंबर के, तो 4 सितंबर तक मेरे 30 डेज कंप्लीट हो गए। अब 5 सितंबर मेरा क्या हो जाएगा? 5 सितंबर मेरा हो जाएगा 31st डे हो जाएगा। इस तरीके से आपको 31st डे काउंट करना है। अच्छा चलिए एग्जांपल करते हैं। ए लिमिटेड ने मशीन सेल किया है कस्टमर को, जो 10 तारीख को डिस्पैच हुआ, जिसके लिए पेमेंट हो गई 5 अगस्त को, इनवॉइस 17 अगस्त को इशू हुआ। आप मुझे बताओ कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था? भैया जिस दिन आपने गुड्स डिस्पैच किया 10 अगस्त को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने इनवॉइस इशू किया 17 अगस्त को, तो विचएवर इज अर्लियर आपका क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई 10th अगस्त। उसके बाद बी लिमिटेड ने एक कंसाइनमेंट रेडी रखा और कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया 2 जून को कि भैया तुम्हारा कंसाइनमेंट रेडी है। कस्टमर ने गुड्स कलेक्ट करे हैं 10th जून को, बी लिमिटेड को पेमेंट रिसीव हो गया 5 जून को, इनवॉइस इशू हो गया 12th जून को। तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। आपका कब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था? जब आपके गुड्स रिमूव हुए। रिमूव कब हुए? जब कस्टमर ने गुड्स हमसे कलेक्ट किए होंगे, तो 10th जून को आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने इनवॉइस इशू किया है 12 जून को, तो विचएवर इज अर्लियर 10th जून आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखना यहां पे पेमेंट की रिसीव की डेट भी दी हुई है, लेकिन मैंने बोला कंपोजिशन सप्लायर एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के बाकी किसी भी चीज में, सप्लाई ऑफ गुड्स फॉरवर्ड चार्ज में हम पेमेंट डेट को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद सी लिमिटेड ने एक मशीन सेल किया विद इंस्टॉलेशन एट साइट एंड रिसीव्ड कंसीडरेशन ऑफ 15 लाख ऑन 10th अप्रैल। तो वहां पे क्या है, मशीन वहीं पे साइट पे ही इंस्टॉल करके दी जाएगी। इसका मतलब वो मशीन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, रिमूवल नहीं हो रहा है, तो यहां पे अवेलेबल करवाई गई है। उसके लिए 10th अप्रैल को मशीन वाज असेंबल्ड एट साइट ऑन 15th अप्रैल, इनवॉइस इशू किया 18th अप्रैल को। अरे भाई मतलब 15th अप्रैल को मशीन अवेलेबल करा दी गई थी,
तो 15 अप्रैल तक उसका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, लेकिन इशू हुआ 18 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद डी लिमिटेड ने गुड्स सेल किए ई लिमिटेड को विच इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। इनवॉइस इशू किया गया 1 जून को, गुड्स रिसीव हुए ई लिमिटेड को 10 जुलाई को, पेमेंट किया गया 15 जून को, पेमेंट रिसीव हुआ डी लिमिटेड को 17 जून को। टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। सबसे पहले एक बात बता दूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्या है, किस दिन आपको गुड्स रिसीव हुए। गुड्स रिसीव हुए 10 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद कब आपने पेमेंट किया, पेमेंट किया 15 जून को, रिसीव हुआ 17 को। रिसीव से मतलब नहीं है, जब हम आरसीएम की बात कर रहे हैं तो हम रेसिपिएंट के एंगल से देखेंगे कब पेमेंट किया। तो 10 जुलाई को गुड्स रिसीव हुआ, 15 को पेमेंट हुआ और 1 जून को इनवॉइस हुआ। तो इनवॉइस में 31 डेज अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 2 जुलाई। तो 2 जुलाई, 15 जून और यहां पे 10 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। 15 जून आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब ये 17 जून जो डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि आरसीएम में टैक्सेबल है। इस तरीके से गुड्स का हमें क्या करना है, टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर भी 2 पार्ट हो जाएंगे, एक फॉरवर्ड चार्ज में, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मैंने पढ़ाया भी था कौन कौन सी सप्लाईज यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होती हैं। तो अगर रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है तो रिवर्स चार्ज के हिसाब से कैलकुलेट होगा, अगर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है तो फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से टैक्सेबल होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपकी सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल है तो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या आपका इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ है। मतलब जब तक आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, क्या आपने तब तक इनवॉइस इशू कर दिया है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि मुझे कब तक इनवॉइस इशू करना था, ड्यू डेट क्या थी इशू ऑफ इनवॉइस की इन केस ऑफ सर्विसेज। तो चलिए सबसे पहले ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं। कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। देखिए, अगर आप नॉर्मली सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हो तो डिपार्टमेंट आपको 30 डेज देता है कि भैया 30 दिन के अंदर जब आपने सर्विसेज कंप्लीट कर दी, जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, उसके बाद 30 डेज के अंदर आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। विद इन 30 डेज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर 30 डेज में नहीं किया इसका मतलब आपने टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं किया है। अच्छा, अगर आप बैंकिंग कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या एनबीएफसी हो, देखो इन कंपनी के ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे केस में इनको 30 डेज से ज्यादा टाइम दिया है और इनको बोला है कि 45 डेज के अंदर आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड कराई उसके 45 डेज के अंदर आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। उसके बाद बोला कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और उसके अलावा कोई टेलीकॉम कंपनी है और वो अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उसे इनवॉइस कब तक इशू करना है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई हैज बीन मेड। सर पहले बात कैसे होता है सर, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है दिल्ली का, ठीक है, उसे अपनी एचडीएफसी बैंक पटियाला को सर्विसेज दी है, तो ये आपस में क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर ये खुद के ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देते हैं तो उसके लिए इनको टाइम अलग दिया गया है। कैसे टाइम दिया गया, बोला कि जैसे मान लीजिए अप्रैल टू जून का क्वार्टर चल रहा है, तो अप्रैल टू जून में आपने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को, तो आपको जून एंड से पहले पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। आपने अगर अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में प्रोवाइड कराई है तो भैया दिसंबर एंड होने से पहले पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच सच सप्लाई हैज बीन मेड। तो ये कब होगा, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और टेलीकॉम कंपनी अगर अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को प्रोवाइड करती है तो। उसके बाद जैसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स होता है वैसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी होता है। इसमें बोला जाता है कि अगर कोई सर्विसेज 3 महीने से ज्यादा के लिए कंटिन्यूअसली प्रोवाइड की जा रही है, ध्यान रखना 3 महीने से ज्यादा के लिए, तो अगर 3 महीने से ज्यादा के लिए कंटिन्यूअसली कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो उसे हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, उसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनवानी है, तो बिल्डिंग बनवाने में आपको 1 साल का टाइम लगेगा, तो आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कंस्ट्रक्शन का 1 साल के लिए, तो वो कहलाएगा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा के लिए लगातार आपको वो सर्विस देने वाला है।
तो सर जब लगातार सर्विस दी जा रही है तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें इनवॉइस इशू करना है? तो देखना, आपको 1 साल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब सामने वाला सप्लायर आपसे 1 साल बाद पेमेंट तो नहीं लेगा, बीच में भी पेमेंट लेगा। तो देखो, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट रखी है, मान लो आपने रखा कि भैया हर क्वार्टर की 10 तारीख को मैं आपको 10 लाख रुपए पेमेंट करूंगा, तो भैया जो आपने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट रखी है वहां तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर आपने 10 लाख रुपए के लिए हर क्वार्टर की 10 तारीख रखी है तो हर क्वार्टर की 10 तारीख तक 10 लाख रुपए का इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई ड्यू डेट नहीं रखी, आपने बोला कि भैया पेमेंट कर देंगे, तो जब आप पेमेंट करोगे, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्लियर नहीं है तो जब आप एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो तब तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। उसके बाद पेमेंट अगर लिंक है टू कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन, आपने बोला कि भैया जैसे ही फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा हम आपको 10 करोड़ रुपए दे देंगे, तो भैया जैसे ही फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट होगा तब तक आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन। जब आपने पेमेंट को किसी माइलस्टोन से लिंक कर रखा है कि भैया अगर आपने 50% काम कंप्लीट कर दिया तो 50 लाख दे देंगे, तो 50% काम कंप्लीट होने तक ही आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। यहां पे आपको 30 डेज का टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए सर्विसेज कंप्लीट होने से पहले ही बंद कर दी, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, उसने बीच में ही बंद करके चला गया सप्लायर, तो भैया जितना काम उसने कंप्लीट कर दिया उतने काम का उसे इनवॉइस उसी दिन करना पड़ेगा जिस दिन उसने सर्विसेज बंद कर दी हैं। तो भैया जिस दिन अगर सर्विसेज बीच में छोड़ दी तो ऐसे केस में उसी दिन उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जितना काम उसने कर दिया है। उसके बाद अगर आरसीएम में टैक्सेबल है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, मतलब इनवॉइस कौन इशू करेगा? रेसिपिएंट। और अगर रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा तो उसे 30 डेज का टाइम दिया गया है फ्रॉम रिसीट ऑफ सच सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जिस दिन उसे सर्विसेज मिलेंगी उसके 30 डेज के अंदर वो क्या कर सकता है? इनवॉइस कर सकता है। तो चलिए अब टाइम ऑफ सप्लाई पे आते हैं। हमने देखा कि सर्विसेज के केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपने जब इनवॉइस इशू किया वो आपने टाइम पे इशू कर दिया, मान लीजिए आपने 30 जुलाई को सर्विसेज प्रोवाइड कराई थी और आपको 29 अगस्त तक क्या करना था? इनवॉइस इशू करना था। अगर आपने 29 अगस्त से पहले इनवॉइस इशू कर दिया तो ऐसे केस में जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया और जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव हुआ, व्हिचएवर इज अर्लियर, आपका क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं किया, मान लीजिए आपने इनवॉइस 29 अगस्त के बाद किया, तो फिर ध्यान रखना दो चीजें किनको कंपेयर करेंगे? डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। फिर इनवॉइस की डेट नहीं लेंगे। देखो, जब आपको बोला कि 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर दो और आपने 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया तो हम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर ले लेंगे। लेकिन अगर आपने 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया तो जिस दिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड कराई थी और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, इनमें से ले लेंगे। अच्छा सर, अब यहां पे ध्यान से देखना, सर्विसेज के केस में जब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है तो हम रिसीट ऑफ पेमेंट को भी कंसीडर कर रहे हैं, जो हम गुड्स के केस में नहीं कर रहे थे। तो देखो, अगर हमें पेमेंट पहले रिसीव हो गया और हमने इनवॉइस और सर्विसेज बाद में प्रोवाइड कराई हैं, इसका मतलब हमने क्या लिया है? एडवांस लिया है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। हमने पैसा पहले ले लिया, सर्विसेज बाद में प्रोवाइड कराएंगे, तो एडवांस के ऊपर भी क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि अगर पैसा पहले मिल गया तो उसी दिन आपकी सप्लाई हो जाएगी और उसी दिन आपको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो एडवांस पे भी जीएसटी लग जाता है सर्विसेज के केस में। लेकिन गुड्स के केस में हम पेमेंट की डेट को कंसीडर नहीं करते, कब पैसा रिसीव हो उसे कंसीडर नहीं करते। तो ऐसे केस में, गुड्स के केस में अगर फॉरवर्ड चार्ज लग रहा है तो एडवांस के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। अच्छा, उसके बाद अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है तो क्या होगा? तो भैया हमें रेसिपिएंट के एंगल से देखना पड़ेगा। तो जिस दिन रेसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया, देखो गुड्स के केस में तो साफ दिखता है कि भैया मुझे गुड्स मिल गया, लेकिन सर्विसेज के केस में साफ नहीं दिखता है, तो यहां पे रिसीट की डेट नहीं लेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विसेज के केस में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले किस दिन पेमेंट किया रेसिपिएंट ने, किस दिन पेमेंट किया, तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आरसीएम लग रहा है तो इनवॉइस कौन इशू करेगा। देखो, आरसीएम में होता है कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है
तो भले ही टैक्स रेसिपिएंट को पे करना है, लेकिन सप्लायर इनवॉइस इशू करेगा। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो इनवॉइस कौन इशू करेगा? रेसिपिएंट इनवॉइस इशू करेगा। तो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड होगा, सप्लायर लायबल टू इशू इनवॉइस होगा, तो डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया उससे 61st डे व्हिचएवर इज अर्लियर क्या होगा? हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्योंकि सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है, रेसिपिएंट को नहीं पता कब इनवॉइस इशू हुआ, तो उसे 60 दिन का टाइम दिया जाएगा कि उसे पता हो, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स किसको पे करना है? रेसिपिएंट को। यहां पे अगर मान लीजिए रेसिपिएंट इज लायबल टू इशू इनवॉइस, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में जब रेसिपिएंट खुद इनवॉइस इशू कर रहा है तो रेसिपिएंट को पता है उसने कब इनवॉइस इशू किया है, तो ऐसे केस में डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट का हमने मतलब पहले ही समझा। अब इसके बाद अगर आप इन सब चीजों से डिटरमाइन नहीं कर पाते तो जिस दिन रेसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मारी है उस दिन को हम टाइम ऑफ सप्लाई ले लेंगे। अच्छा, एक आता है एसोसिएटेड एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? ये आपके सीए फाइनल लेवल पे इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है। मैं इसको बेसिक समझा देता हूं कि भैया एसोसिएटेड एंटरप्राइज मतलब मैं इंडिया में हूं और मेरी आउट ऑफ इंडिया किसी तरीके की रिलेटेड एंटिटी है, या तो उसमें मेरा कंट्रोल है या उसमें मेरे शेयर्स हैं या उसको मैंने लोन दे रखा है, किसी तरीके से वो मेरी क्या है? एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, मेरी जानकार एंटरप्राइज है। अगर मैं वहां से सर्विसेज रिसीव करता हूं, आउट ऑफ इंडिया से सर्विसेज रिसीव करता हूं, तो ऐसे केस में क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। हमने पढ़ा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में अगर सर्विस आती है तो आरसीएम लगता है। तो ऐसे केस में आरसीएम लगेगा तो मुझे क्या लेना चाहिए? डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और डेट ऑफ आपका ये इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट। तो लेकिन यहां पे क्योंकि वो मेरी जानकार एंटिटी है तो मैं क्या करूंगा? उसको पेमेंट भी डिले कर सकता हूं और उसको मैं इनवॉइस भी डिले कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे बोल दिया गया कि अगर आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से आपने सर्विसेज ली है तो ऐसे केस में डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री ऑफ सप्लाई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रेसिपिएंट। देखो, एक तो किस दिन आपने पेमेंट किया वो डेट, और किस दिन आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंसेस बुक कर लिए या परचेज बुक कर लिया, तो उस दिन का एंट्री व्हिचएवर इज अर्लियर आपका क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज होगी तो वो क्वेश्चन में दिया होगा हमेशा। एग्जांपल कर लेते हैं। ए लिमिटेड ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है राम को 5 जून को, इनवॉइस इशू किया गया 25 जून को और पेमेंट क्रेडिट हो गए 15 जून को। आपको टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। देखो, 5 जून को अगर सर्विस प्रोवाइड कराई है तो 30 डेज कब कंप्लीट होते हैं? देखो, 25 दिन जून के, 5 दिन जुलाई के, 6 जुलाई तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए और आपने इनवॉइस इशू कर दिया 25 जून को। इसका मतलब आपने इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। तो 25 जून और 15 जून व्हिचएवर इज अर्लियर क्या हो जाएगा? 15 जून आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। यहां पे पूछा ऑल्सो डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इफ इनवॉइस वाज इशूड ऑन 15 जुलाई। अब 6 जुलाई तक इनवॉइस इशू करना था, आपने 15 जुलाई को किया, इसका मतलब आपने इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं किया। तो जिस दिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड कराई 5 जून और जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव हुआ व्हिचएवर इज अर्लियर क्या हो जाएगा? आपको टाइम ऑफ सप्लाई 5 जून और 15 जून व्हिचएवर इज अर्लियर 5 जून आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बी लिमिटेड ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं टैक्सेबल अंडर आरसीएम टू श्याम ऑन 5 जून। Invoice for the same was issued on 25th June. Payment was debited in bank account of Shyam on 15 July and entered in the books of accounts of Shyam on 18 July. तो date of making payment क्या है? 15th July, whichever is earlier, जिस दिन बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया या जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मार दी। अब टैक्सेबल है आरसीएम के अंदर और 5 जून को प्रोवाइड कराई गई है, इनवॉइस हुआ है 25 जून को। अब आपको डिटरमाइन करना है टाइम ऑफ सप्लाई। देखो, 25 जून को इनवॉइस हुआ है तो वहां से हम क्या करेंगे? 61st डे काउंट करेंगे, क्योंकि यहां पे जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, इसका मतलब सप्लायर ही इनवॉइस इशू करेगा। 25 जून से 61st डे अगर हम काउंट करेंगे तो 5 दिन जून के, 31 डेज जुलाई के, कितने हो गए? 36, 14 डेज यहां पे, सॉरी 31 और 5, 25, 5, 36 और 24 डेज यहां पे ये हो गए, कितना हो गया? 24 अगस्त। इसका मतलब 25 अगस्त
और किस दिन आपका पेमेंट हुआ 15 जुलाई, विच एवर इज क्या हो गया 15 जुलाई आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आपसे पूछा है ऑल्सो डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इफ बी लिमिटेड इज अनरजिस्टर्ड। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है इसका मतलब इनवॉइस कौन इशू करेगा, रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट ने सेल्फ इनवॉइस किया है 20 जून को। तो जिस दिन इनवॉइस इशू किया और जिस दिन पेमेंट की विच एवर इज अर्लियर, तो 20 जून और पेमेंट किया 15 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर क्या हो जाएगा 20 जून आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद A Limited provides construction services which will take 2 years to complete, मतलब continuous supply of service है, 3 महीने से ज्यादा है। 50 lakh is due on completion of 25% work which got completed on 15th July। 15 जुलाई को 50%, 25% काम हो गया जिसके लिए 50 लाख रुपए देना था। मतलब जो पेमेंट थी वो माइलस्टोन बेस्ड थी कि आप जैसे ही 25% कंप्लीट करोगे 50 लाख आपको पे कर देंगे। पेमेंट फॉर द सेम वाज रिसीव्ड ऑन 1 अगस्त, इनवॉइस वाज इशूड ऑन 25 जुलाई, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। देखो यहां पे इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में अगर पेमेंट माइलस्टोन बेस्ड है तो जिस दिन आपका माइलस्टोन कंप्लीट हुआ उस दिन आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था 15 जुलाई को। यहां पे 30 डेज नहीं मिलते, लेकिन आपने इनवॉइस कब इशू किया 25 जुलाई को, इसका मतलब आपने इनवॉइस इशू करने में देरी कर दी। तो इसका मतलब आपका प्रोविजन ऑफ सर्विस कब हो गया था 15 जुलाई, पेमेंट कब रिसीव हो गया 1 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर आपका क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 15 जुलाई। इस तरीके से आपको टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। अब उसके बाद गुड्स और सर्विसेज के लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स है, उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए अब क्या होता है, कई बार आप कोई सप्लाई करते हो गुड्स और सर्विसेज की आप सप्लाई करते हो और उस दौरान उसका पेमेंट करने में क्या कर देता है रेसिपिएंट, डिले कर देता है, पेमेंट डिले कर देता है। तो आप उसके लिए क्या करते हो, इंटरेस्ट चार्ज करते हो, लेट फीस या फिर पेनल्टी चार्ज करते हो, क्योंकि उसने डिले पेमेंट किया है इस गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के लिए। तो ध्यान रखना इन गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई अलग होगा और ये जो इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी आ रहा है इसका टाइम ऑफ सप्लाई अलग होगा। तो यहां पे बोला गया कि अगर कोई इंटरेस्ट और फीस और पेनल्टी लगाई गई है किसके लिए, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए, तो टाइम ऑफ सप्लाई ऐसे केस में कब होगा, जब ये रिसीव होगा। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी जब आपको रिसीव होगा तभी इसका क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, डेट ऑन विच सच एडिशन वर रिसीव्ड बाय द सप्लायर। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड ने गुड सेल किया कस्टमर को ऑन 5 अप्रैल फॉर 10 लाख, ए लिमिटेड रिसीव्ड कंसिडरेशन अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 50,000 फॉर डिलेड पेमेंट ऑन 5 सितंबर। तो लेट पेमेंट किया तो उसके लिए उसको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। देखो जो 10 लाख रुपए का सामान बेचा है उसका टाइम ऑफ सप्लाई तो हो गया 5 अप्रैल में ही, लेकिन जो उसके ऊपर इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी लगाया है वो कब लगाया है 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा जो आपका 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट है। इस तरीके से आपको देखना है। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए कई बार कोई बंदा ना कंप्लायंस नहीं करता जीएसटी की, तो उसके ऊपर रेट पड़ जाती है, और जब रेट पड़ती है तो हमें पता नहीं होता, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट सही से मेंटेन नहीं होते, पता नहीं होता कि भैया कब उसको सर्विस रिसीव हुई, कब उसने इनवॉइस इशू किया, सब नहीं पता होता। तो ऐसे केस में अगर आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो ऐसे केस में आप देखोगे अगर वो व्यक्ति पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करता है तो जिस टाइम उसने रिटर्न फाइल करनी थी, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज जिस दिन वो जीएसटी पे करेगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल भी काम का पॉइंट ये नहीं है। उसके बाद एक बात समझना, हम गुड्स के केस में क्या बोलते हैं कि जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया और जिस दिन आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, व्हिचएवर इज अर्लियर आपका क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब हमने पेमेंट रिसीव्ड डेट को कंसीडर नहीं किया, इसका मतलब गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन सर्विसेज के केस में हमने बोला कि अगर पेमेंट जल्दी रिसीव हो गया तो आपको जीएसटी जल्दी देना पड़ेगा। इसका मतलब सर्विस के केस में एडवांस जो रिसीव होता है उसके ऊपर भी जीएसटी लग जाता है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको सर्विसेज के केस में 1,000 रुपए तक का एडवांस मिल रहा है, 1,000 रुपए तक का एडवांस मिल रहा है, तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि आपको जब एडवांस मिला तभी आप जीएसटी पे करो। तो ऐसे केस में आप चाहो तो जब आपको एडवांस मिला
तब आप जीएसटी पे कर सकते हो, या फिर जब आप इसका इनवॉइस करोगे इसके रिलेटेड तब आप जीएसटी पे कर सकते हो, मर्जी आपकी है। अगर 1000 रुपए तक का एडवांस है, अगर 1000 रुपए से ज्यादा होगा तो भैया जब एडवांस मिला तभी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक बात और समझा दूं, मान लो यहां पे क्या हुआ, यहां पे 5 जुलाई को मैंने क्या किया, सर्विसेज प्रोवाइड कराई, और 25 जुलाई को मैंने क्या कर दिया, इनवॉइस कर दिया, मतलब टाइमली इनवॉइस कर दिया। अब मेरी ये सर्विस प्रोवाइड कराई है मैंने 5 लाख रुपीस के लिए। अच्छा, अब इसमें से 2 लाख रुपए मुझे रिसीव हो गए 20 जुलाई को, और 3 लाख रुपए रिसीव हुए मान लीजिए मेरे को 1 अगस्त को। तो मैं टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करूंगा, देखो अब मुझे 2 लाख रुपए के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग से डिटरमाइन करनी पड़ेगी और 3 लाख रुपए के लिए अलग से। अगर मैं 2 लाख रुपए के लिए देखूं तो मैंने को पेमेंट कब रिसीव हुआ है, 20 जुलाई को, और मैंने इनवॉइस कब किया है, 25 जुलाई को। विच एवर इज अर्लियर, मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 20 जुलाई हो जाएगा। और 3 लाख रुपए की बात करूं तो मेरे को पेमेंट रिसीव हुआ 1 अगस्त को और इनवॉइस हो गया 25 जुलाई को। तो विच एवर इज अर्लियर, 25 जुलाई मेरा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो अगर पार्शियल कंसिडरेशन आपको मिला है तो अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पड़ेगा दोनों के लिए। ये बात समझ में आया, यहां पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर कंप्लीट होता है। अब टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, 2-4 डेट्स याद करनी है, उससे आप टाइम ऑफ सप्लाई निकाल सकते हो। अब हम आ जाते हैं यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पे। तो यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में हम क्या डिटरमाइन करने वाले हैं, पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का मैं आपको रेफरेंस बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब भी कोई टैक्स कैलकुलेट करना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, जो भी टैक्सेबल वैल्यू है, जिस भी वैल्यू पे टैक्स लगना है, ठीक है, उसको हम इंटू करते हैं टैक्स रेट से, ठीक है। तो हमें अगर टैक्स कैलकुलेट करना है तो हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो हमें टैक्सेबल वैल्यू चाहिए और एक हमें चाहिए टैक्स रेट, ठीक है। अब टैक्स रेट तो क्या करती है, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, गवर्नमेंट एक लिस्ट निकाल देती है कि भैया इस गुड्स के ऊपर इतना टैक्स रेट लगेगा, इस सर्विस के ऊपर इतना टैक्स रेट लगेगा, बात खत्म हो जाती है। उसमें अब टैक्स पेयर कुछ नहीं कर सकता, टैक्स पेयर को वही रेट लगानी पड़ेगी जो गवर्नमेंट ने फिक्स करी है। लेकिन अब उसके अलावा हमें क्या चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू। तो इसका मतलब जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किए हैं, अगर उसका आपको टैक्सेबल वैल्यू मिल जाए तो आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, टैक्सेबल वैल्यू इनटू टैक्स रेट। तो यहां पे जो टैक्सेबल वैल्यू है वो यहां पे डिटरमाइन की जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में, और उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई ही बोलते हैं इस टैक्सेबल वैल्यू को। चलिए अब ये हमें कैलकुलेट करना है कि टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि टैक्सेबल वैल्यू हमेशा जो सप्लायर होगा या टैक्स पेयर होगा, वो हमेशा टैक्स को कम करने की कोशिश करेगा और गवर्नमेंट हमेशा टैक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी, ठीक है, ये बात ठीक है। अब टैक्स रेट को तो छेड़ा नहीं जा सकता, तो इसका मतलब टैक्सेबल वैल्यू के साथ ही मैनिपुलेशन के चांस हैं। कस्टमर क्या करेगा, टैक्स पेयर क्या करेगा, इस टैक्सेबल वैल्यू को कम करने की कोशिश करेगा ताकि टैक्स कम पे करना पड़े, और गवर्नमेंट इस टैक्सेबल वैल्यू को बढ़ाना चाहेगी ताकि टैक्स ज्यादा मिले। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि कोई घपलेबाजी ना हो, इसके लिए पूरे सेक्शंस बना दिए कि कैसे आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। अब हम उसकी बात करेंगे। यहां पे बोला कि अगर यहां पे सप्लाई की गई है रिलेटेड पर्सन को, एक बात समझना कि अगर जो सप्लाई की गई है वो की गई है किसी रिलेटेड पर्सन को, किसी जानकार व्यक्ति को। रिलेटेड पर्सन हमने पढ़ा था सप्लाई चैप्टर में, डायरेक्टर, अपना ही एम्प्लॉई, अपना ही कंट्रोल करने वाला व्यक्ति, 2 लोगों कंट्रोल करने वाला, फैमिली मेंबर, ये सब होते हैं रिलेटेड पर्सन। तो अगर आपने सप्लाई किया है किसी रिलेटेड पर्सन को, इसका मतलब आपके चांसेस हैं कि आप दोनों मिलके इस जो वैल्यू है उसको कम करने की कोशिश कर सकते हो। तो इसके लिए जो वैल्यू डिटरमाइन होती है वो अलग तरीके से होती है, वो आपके फाइनल लेवल पे आएगा। अगर मान लीजिए प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, मान लीजिए आपने आईफोन 17 खरीदा और उसके बदले में आपने 50,000 रुपीज पे किए, लेकिन उसके साथ साथ आपका पुराना कोई आईफोन 14 था वो भी आपने दे दिया। तो जब आपने आईफोन 17 खरीदा तो क्या उसका
कंसिडरेशन सिर्फ ये प्राइस है 50,000 रुपीज है? नहीं बॉस, 50,000 के साथ साथ आईफोन 14 भी दिया है, इसका भी तो कुछ वैल्यू होगा। तो यहां पे इस केस में प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, यहां पे सिर्फ प्राइस कंसिडरेशन नहीं है, उसके अलावा कोई वस्तु भी है जो हमने बदले में दी है। तो ऐसे केसेस में क्या हम 50,000 रुपीज को टैक्सेबल वैल्यू मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, उसके लिए भी अलग से रूल दिए हुए हैं जो आपके फाइनल लेवल पे हैं, आपके यहां पे नहीं है। तो यहां पे समझना आपके केस में क्या है कि अगर मान लीजिए रिलेटेड पर्सन के साथ आपने ट्रांजैक्शन नहीं करी है, अगर आपने ट्रांजैक्शन करी है टू अनरिलेटेड पर्सन, किसी अनजान व्यक्ति को आपने ट्रांजैक्शन करी है, एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, और प्राइस ही उसका एकमात्र कंसिडरेशन है, तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई किसे लोगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू को। सर ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? मेरे पास कोई कस्टमर आया, मैं कोई चीज 10 लाख रुपए की बेचता हूं, लेकिन उस कस्टमर की बार्गेनिंग पावर अच्छी थी, उसने मेरे से 8 लाख रुपए में वो सामान खरीद लिया। अरे भाई वो अनजान व्यक्ति है, उसको मैं वैसे तो सस्ता नहीं करके दूंगा, मैंने उससे सही प्राइस ही चार्ज किया होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला जो तुमने एक्चुअल में उससे चार्ज किया है कितना, 8 लाख रुपए, वही तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा, उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब है एक्चुअल प्राइस पेड और पेबल। अगर कोई सामान खरीदा गया या बेचा गया तो उसके लिए वास्तव में कितना पैसा पे किया गया है या फिर पे किया जाएगा, या तो उधार में खरीदा या इमीडिएट पेमेंट किया, जितना आप उस सामान के लिए पेमेंट करोगे वही आपका क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन कहलाएगा, ट्रांजैक्शन प्राइस कहलाएगा, ट्रांजैक्शन प्राइस कहलाएगा। और उसी ट्रांजैक्शन प्राइस को हम क्या मान लेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर आपने ट्रांजैक्शन करी है किसी अनरिलेटेड पर्सन से, ऐसे व्यक्ति से जिसको आप नहीं जानते, और वहां पे प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो डेफिनेटली जो आपने प्राइस चार्ज किया है वो आपने सोच समझ के ही चार्ज किया होगा और आपने सही प्राइस ही चार्ज किया होगा। तो यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन प्राइस लेना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन प्राइस लेना पड़ेगा, उसके बाद उसके अंदर आपको कुछ चीजें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, जो गवर्नमेंट ने बोली है। अब गवर्नमेंट ने बोला क्या होगा, अगर हमने डायरेक्टली ट्रांजैक्शन प्राइस वैल्यू ऑफ सप्लाई बोल दिया तो आप इसमें भी कोई घपला करने लग जाओगे। तो यहां पे हम पहले ही बता देते हैं कि भैया कुछ चीजें आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी होंगी, जो गवर्नमेंट को लगता था कि यहां घपला कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया यहां पे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। हाँ, कुछ चीजें एक्सक्लूड की जाएंगी, जैसे अगर डिस्काउंट वगैरह दिया है तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, तो यहां पे वो लेस कर दिया जाएगा। अब जो अमाउंट आएगा ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, और इसके ऊपर आप रेट ऑफ टैक्स लगा करके आप क्या कर सकते हो? टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके से आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई काम में आने वाला है। तो यहां पे बोला कि वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर आपने अनरिलेटेड कस्टमर को सप्लाई किया है एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसको एडजस्ट किया जाएगा सेक्शन 15(1), 15(2). अब ये देखना, ये सब याद नहीं करना है सेक्शन नंबर, मैं सिर्फ बता रहा हूं। इंक्लूजन्स दिए गए हैं कुछ जो ऐड करने हैं, कुछ एक्सक्लूजन्स दिए गए हैं वो आपको लेस करने हैं, जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। हाँ, अदरवाइज अगर रिलेटेड पर्सन है, सोल कंसिडरेशन है, तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? प्राइस एक्चुअल में जो पे किया गया है या फिर पेबल है फॉर सप्लाई। आपका एमआरपी चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने उसे कितने में सेल किया है उससे फर्क पड़ता है, वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए काम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है। ट्रांजैक्शन प्राइस हमें पता है क्या होता है, जितने में एक्चुअल में डील हुई है। ठीक है, मान लीजिए 15 लाख रुपए डील हुई, उसने 10 लाख रुपए आज दे दिए, 5 लाख रुपए 1 महीने बाद देगा, तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? 15 लाख रुपए। आप मार्केट में 50 लाख का बेचते हो, लेकिन कोई कस्टमर आया, आपने उसको 52 लाख का बेच दिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई 52 लाख होगा। अगर किसी कस्टमर को आपने 45 लाख का बेच दिया, उसकी बार्गेनिंग पावर अच्छी थी, तो 45 लाख वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, 50 लाख से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या क्या इंक्लूड करना है उसकी बात कर लेते हैं। यहां पे बोला गया अगर कोई टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, सरचार्ज अदर देन जीएसटी, जीएसटी के अलावा अगर कोई भी टैक्स, ड्यूटी वगैरह लग रही है और आपने वो कस्टमर से चार्ज करी है, तो भैया वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा, जैसे म्युनिसिपल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। एग्जांपल देता हूं, समझना। आपने अगर मान लीजिए तंबाकू बेचा,
ठीक है, तंबाकू था 15 लाख रुपए का। अब उसके ऊपर आपने एक्साइज पे किया कितना, लेट्स से 5 लाख रुपीस का, ठीक है, और यहां पे जीएसटी पे किया है आपने, मान लीजिए जीएसटी का रेट है 20%। आप मुझे बताओ सर जीएसटी के लिए टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? तो हमने बोला कि अगर आपने अदर देन जीएसटी के अलावा जो टैक्सेस है अगर वो आपने कस्टमर से चार्ज किए हैं तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। तो आपका तंबाकू भले ही 15 लाख का हो लेकिन आपने कस्टमर से 5 लाख रुपए की एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज करी है तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा 20 लाख रुपीस और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 20% और 4 लाख रुपीस जीएसटी आएगा। इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होता है। तो जीएसटी के अलावा मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस को छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर कोई भी टैक्स है अगर आपने कस्टमर से चार्ज किया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक ओनर ने टेनेंट को रेंट पे दिया घर, ठीक है, और टेनेंट को बोला कि भैया 20,000 रुपीज रेंट लगेगा पर मंथ, उसके साथ ही साथ 2,000 रुपए पर मंथ क्या जाता है, म्यूनिसिपल टैक्स जाता है, म्यूनिसिपल टैक्स जाता है, म्यूनिसिपैलिटी चार्ज करती है, वो ओनर पे करता है, लेकिन ओनर ने टेनेंट को बोला कि तुम्हें पे करना पड़ेगा वो 2,000 रुपए भी। तो देखो 20,000 रुपीज का रेंट हो गया प्लस अब अदर देन जीएसटी के अलावा म्यूनिसिपल टैक्स है तो 2,000 रुपीज ये हो गया, टोटल 22,000 मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ओनर टेनेंट को बोलता कि भैया तू तो 20,000 रुपए दे देना, म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स मैं अपने आप पे कर दूंगा, तो इसका मतलब ओनर ने 2,000 रुपए टेनेंट से चार्ज नहीं किया और अगर चार्ज नहीं किया तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट भी नहीं बनेगा और वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहां पे एक बात और समझना कि अगर टीसीएस काटा गया है इनकम टैक्स के अंदर, ये क्या होता है टीसीएस समझा देता हूं। मान लीजिए आप एक गाड़ी खरीदने गए, एक डीलर से आप एक गाड़ी खरीदने गए, कार खरीदने गए, मान लीजिए 50 लाख की कार थी, तो इनकम टैक्स एक्ट वाले इस डीलर को बोलते हैं कि अगर तुमसे कोई गाड़ी खरीदने आए तो उसके ऊपर क्या करना, तुम्हारा पैसा तो ले ही लेना प्लस 1% टीसीएस कलेक्ट कर लेना, मतलब 50 लाख रुपए के साथ साथ 50,000 रुपए टीसीएस कलेक्ट कर लेना, जिसे बोलता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। क्यों बोला इनकम टैक्स ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला भैया जो बंदा 50 लाख की गाड़ी खरीदने आ रहा है उसके पास पैसा तो होगा, उसने इनकम कमाई होगी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो यहाँ पे गाड़ी खरीदने आया, उसने अपने इनकम कमाई है। तो उसने डीलर को बोला कि भैया ये 50,000 रुपए तू कलेक्ट करके हमें जमा करवा देना और बता देना कि किसने ये गाड़ी खरीदी है, किसने गाड़ी खरीदी है। तो मुझे बताओ यहां पे डीलर ने 50 लाख रुपए तो कार का लिया है कस्टमर से, प्लस 50,000 रुपए यहां पे टीसीएस के नाम पे भी कलेक्ट किया गया है कस्टमर से। तो अब मुझे बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लाख होगा या टोटल 50,50,000 रुपए होगा। तो यहां पे मैं बता दूं वैल्यू ऑफ सप्लाई 50 लाख रुपए होगा। क्यों? क्योंकि ये 50,000 टीसीएस है, ये अपने आप में कोई टैक्स नहीं है, ये टैक्स कलेक्ट करने का तरीका है। तो टीसीएस यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट इंक्लूडेड एज इट इज जस्ट अ मैकेनिज्म टू कलेक्ट टैक्स। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या ऐड करना है, अगर पेमेंट कर दिया किसी थर्ड पार्टी को डायरेक्टली बाय द रेसिपिएंट only if supplier is contractually liable to provide that part of supply and has not been included in the price। समझना, मान लीजिए यहां पे कैटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की गई, ठीक है, यहां पे एग्जांपल मैंने लिखा है मिस्टर रोन अवेयर्ड कैटरिंग सर्विसेज फ्रॉम एबीसी लिमिटेड फॉर 20 लाख रुपीज विच इंक्लूड्स 2 लाख रुपीज फॉर डेकोरेशन। भैया रोन ने एबीसी लिमिटेड को बोला कि भैया तुम मेरे को कैटरिंग का सर्विस दो, मेरा फंक्शन है, वहां पे खाने पीने का सामान भी और उसके साथ डेकोरेशन भी एबीसी लिमिटेड को करके देनी है। अब एबीसी लिमिटेड को डेकोरेशन नहीं करनी आती थी तो उसने किससे करवाई, एक्स लिमिटेड डेकोरेटर से करवाई। तो अब एबीसी लिमिटेड रोन को क्या बोलता है कि तूने मुझे 20 लाख रुपए देने थे, तू मुझे 18 लाख रुपए दे दे, ठीक है, और 2 लाख रुपए ऐसा कर, एबीसी लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को देना था तो रोन को बोला कि भैया तू डायरेक्टली एक्स लिमिटेड को पे कर दे। तो यहां पे जो थर्ड पार्टी को पेमेंट करना था सप्लायर को, यहां पे सप्लायर कौन है, यहां पे सप्लायर कौन है, यहां पे सप्लायर है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एबीसी लिमिटेड, और किसको सर्विसेज दे रहा है वो, रोन को सर्विसेज देता है कैटरिंग की, ठीक है, कैटरिंग की। अब यहां पे 20 लाख रिसीव होना था, यहां पे एक थर्ड पार्टी आ गई एक्स लिमिटेड,
और इस सप्लायर ने काम किससे करवाया? एक्स लिमिटेड से। तो इस सप्लायर को, इस एक्स लिमिटेड को डेकोरेशन का कितना पैसा देना था? 2 लाख रुपए देना था। अब ये एबीसी लिमिटेड बोलता है कि भाई ऐसा कर रोन, तू 18 लाख रुपए तो मुझे दे दे, 18 लाख रुपए तो मुझे दे दे और 2 लाख रुपए तू इस एक्स लिमिटेड को पे कर दे। तो यहां पे एक्स लिमिटेड को पे करने के लिए लायबल कौन था? एबीसी लिमिटेड। मतलब थर्ड पार्टी को पे करने के लिए लायबल कौन था? सप्लायर। और उसका पेमेंट किसने कर दिया? रेसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया। तो ऐसे केस में जो ये पेमेंट किया है वो सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच की वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। तो यहां पे मुझे बताओ सप्लायर एबीसी लिमिटेड और रोन के बीच की ट्रांजैक्शन का वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा? 18 लाख रुपीस तो चार्ज किया है एबीसी लिमिटेड ने, प्लस जो 2 लाख रुपए रोन ने एक्स लिमिटेड को दे दिया वो भी यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। 20 लाख रुपीस आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। हां, अगर यहां पे सप्लायर इसको एबीसी लिमिटेड रोन को बोलता कि भैया मुझे तो 18 लाख रुपए दे दे, डेकोरेशन तू अपना खुद से करवा, मतलब डेकोरेशन करवाना अगर सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होता और रेसिपिएंट को ही करवाना होता और रेसिपिएंट ने ही पे कर दिया तो वहां पे सप्लायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता। कहने का मतलब सिंपल है भाई, मैंने सप्लायर को पे करना था, सप्लायर ने किसी दूसरे व्यक्ति को पे करना था, तो भैया सप्लायर बोला तू ऐसा कर, मुझे मत पे कर, डायरेक्टली उस व्यक्ति को पे कर दे। तो अल्टीमेटली मैंने सप्लायर को पे तो किया है ना भाई, सप्लायर की लायबिलिटी को पे करना भी तो एक तरीके से सप्लायर को पे करना है, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। इसमें एग्जांपल लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें 2 टर्म्स आएंगे, एक होता है एक्स फैक्ट्री बेसिस और एक होता है एफओआर बेसिस, ठीक है। मान लीजिए सप्लायर बोलता है अपने कस्टमर को कि तू ऐसा कर, मैं तेरे को सामान बेचूंगा लेकिन तुझे मेरी फैक्ट्री से उठा करके लेके जाना पड़ेगा, मैं डिलीवर नहीं करूंगा, मेरी फैक्ट्री तक मैं तेरे को सामान दे दूंगा, फैक्ट्री से तुझे खुद उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? रेसिपिएंट के ऊपर। इसे बोलते हैं एक्स फैक्ट्री बेसिस। मतलब जहां पे गुड्स को लेकर जाना, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रेसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक होता है एफओआर बेसिस, सप्लायर बोलता है कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को जो गुड्स सेल करूंगा तेरे घर पे पहुंचा के दूंगा, तेरी फैक्ट्री में पहुंचा के दूंगा। इसका मतलब यहां पे सप्लायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन कौन करके देगा? सप्लायर करके देगा। तो इसे बोलते हैं एफओआर बेसिस, फ्री ऑन रिसीट बेसिस। तो यहां पे समझना, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड से राम ने कोई गुड्स खरीदे, ठीक है, मान लीजिए 50 लाख रुपए के, और यहां पे एफओआर बेसिस पे खरीदे हैं, एफओआर बेसिस पे खरीदे हैं। तो एबीसी लिमिटेड ने क्या किया? ट्रांसपोर्ट करके देगा, इसने एक्स ट्रांसपोर्टर को असाइन किया। अब ट्रांसपोर्टर वाला लेगा लेट्स से 50,000 रुपए, तो एबीसी लिमिटेड ने बोला कि भैया ट्रांसपोर्टेशन मैं करके दूंगा, तो इसने ट्रांसपोर्टर को नियुक्त किया। और अब ये राम को बोलता है कि भाई तू ऐसा कर, तू इस एक्स लिमिटेड को 50,000 रुपए पे कर दे। तो यहां पे इस ट्रांसपोर्टर को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? एबीसी लिमिटेड की। लेकिन पे किसने किया? राम ने। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। 50 लाख रुपए के गुड्स प्लस 50,000 रुपए का ये जो थर्ड पार्टी को पेमेंट किया है, ये 50,50,000 रुपए का क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहां पे अगर एक्स फैक्ट्री बेसिस पे होता, इसका मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की नहीं थी, ये ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी राम की ही थी, और राम ने ही पेमेंट कर दिया, तो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता। तो ऐसे केस में 50 लाख ही हमारा क्या हो जाता? वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाता था। अब मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने बोला कि मैं डिलीवर तो करके दूंगा, लेकिन तेरे को 50 लाख रुपए गुड्स के साथ साथ 1 लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन का भी देना पड़ेगा। तो यहां पे ये टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? 51 लाख कंपोजिट सप्लाई, कि वो गुड्स भी दे रहा है, सर्विसेज भी दे रहा है, दोनों साथ में दे रहा है, तो ये वैल्यू सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर एंड चार्ज्ड फ्रॉम द कस्टमर, तो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा, पार्ट ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड बाय द रेसिपिएंट बट सप्लायर वाज लायबल टू प्रोवाइड द डिलीवरी, जो एफआर बेसिस पे डिलीवरी करने वाला था लेकिन पेमेंट कर दिया रेसिपिएंट ने, तो यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा।
अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की गई है रेसिपिएंट के द्वारा, लेकिन सप्लायर वाज नॉट लायबल टू प्रोवाइड द डिलीवरी, भाई सप्लायर की कोई लायबिलिटी नहीं थी, रेसिपिएंट की ही थी, रेसिपिएंट ने ही पे कर दी, तो यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। F4 बेसिस मतलब डिलीवरिंग गुड्स इज द सप्लायर रिस्पांसिबिलिटी, एक्स फैक्टरी मतलब डिलीवरिंग गुड्स इज द आपका रेसिपिएंट का रिस्पांसिबिलिटी है। चलिए ये 2 पॉइंट हो गए जो ऐड होंगे। थर्ड पॉइंट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज फ्रॉम द रेसिपिएंट। देखो जब मेन सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी तो उसके साथ कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब गुड्स को पैक करके देना पड़ेगा, गुड्स के ऊपर मान लो जो डील हुई है वहां पे कोई एजेंट था तो एजेंट का कमीशन भी लगेगा, माल को लोड करवाना पड़ेगा, माल का वेट करवाना पड़ेगा कि भैया कितने किलो माल है, उसको हो सकता है कोई ऐसी मशीन हो जिसको इंस्टॉल करके देना पड़े, उसका टेस्टिंग करके देना पड़े, तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, मेन सप्लाई के साथ इनकर होते हैं। जब आप मेन सप्लाई लेते हो तो उसके साथ साथ ये सारे एक्सपेंसेस भी इनकर होते हैं, तो अगर ये एक्सपेंसेस सप्लायर अपने कस्टमर से चार्ज करता है तो वो क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। लेट्स से सप्लायर ने बोला कि भैया मैं आपको 20 लाख रुपए के गुड्स सेल कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको 10,000 रुपए पैकिंग देनी है, 20,000 रुपए मान लीजिए कमीशन देना है, 30,000 रुपए मान लीजिए आपको लोडिंग चार्जेस देना है। तो अब देखो, अब 20 लाख रुपए तो गुड्स के चार्ज किए, उसके अलावा 10,000, 20,000, 30,000 भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के चार्ज किए, तो टोटल आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा 20,60,000 रुपए। लेकिन अगर वो सप्लायर बोल देता कि भैया मैं तो आपसे 20 लाख रुपए दूंगा, इसके अंदर ही सारा पैकिंग, पेमेंट, लोडिंग वगैरह जो सब कुछ है वो सब इसके अंदर आ गया, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरा 20 लाख हो जाता। अगर ये चार्जेस सेपरेटली चार्ज किए गए हैं तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर कोई अमाउंट चार्ज किया गया है फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी, आपने कोई फर्नीचर खरीदा और आपने बोला ठीक है फर्नीचर तो है 50,000 का, लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है, मुझे इसके अंदर कोई कस्टमाइजेशन करवाना है, मुझे इसका इंस्पेक्शन करवाना है, तो भैया सप्लायर बोला ठीक है करवा देंगे, लेकिन उसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, तो सप्लायर ने उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया। लेट्स से 50,000 का फर्नीचर था और 10,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए, तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आए, 4 पॉइंट हो गए। अब 5th पॉइंट क्या है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी कि अगर मान लीजिए आपने कोई मेन गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई किया, आपने कस्टमर को बोला कि भैया टाइम पे पेमेंट कर देना, कस्टमर ने बोला कर दूंगा, और उसको देने में हो गया डिले पेमेंट, तो ऐसे केस में सप्लायर ने क्या किया, उसको बोला कि भैया तूने मेरा पेमेंट डिले किया है, अब तुझे इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी देना पड़ेगा फॉर डिलेड पेमेंट। तो अब क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, समझना। सर एक होता था इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस, आपने कोई लोन दिया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो तो होता था एग्जेम्प्ट, लेकिन यहां पे वो इंटरेस्ट नहीं है, यहां पे आप कोई लोन नहीं दे रहे हो, यहां पे आपने कोई गुड्स और सर्विसेज बेचा है, उसका पेमेंट करने में सामने वाले ने डिले कर दिया, तो अब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये टैक्सेबल होगा और वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। कैसे बनेगा देखना, अगर वास्तव में एक्चुअल में रिकवर किया गया, देखना कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि भैया अगर डिले पेमेंट किया तो 1% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन जब डिले पेमेंट हो जाता है तो कस्टमर आके बोलता है कि भैया कोई जेन्युइन केस था, सॉरी मेरे से लेट हो गया, ही हो गया, तो सप्लायर उसका इंटरेस्ट माफ कर देता, लेट फीस माफ कर देता, पेनल्टी माफ कर देता है। अगर पेनल्टी, इंटरेस्ट, लेट फीस माफ कर दिया तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, वो तभी उसका पार्ट बनेगा अगर एक्चुअल में रिकवर किया गया है, अगर एक्चुअल में रिकवर किया गया है। उसके अलावा इसे कंपोजिट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। मान लीजिए मेन सप्लाई पे रेट लगता है 5%, तो इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी ले रहे हो, जिस सप्लाई के लिए लेट हुआ है उसके ऊपर भी क्या लगेगा, 5% लगेगा। तो जिस सप्लाई के रिलेटेड इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी है उसके ऊपर टैक्स रेट भी वही लगेगा जो मेन सप्लाई के ऊपर लग रहा है, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद इसे सप्लाई कब माना जाएगा, मैंने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में बताया, मेन सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई अलग होगा, जो इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी डिले के लिए मिला है उसका टाइम ऑफ सप्लाई तब होगा जब वो एक्चुअल में रिसीव किया जाएगा सप्लायर के द्वारा। अगर मान लीजिए मई में कोई ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन उसका इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी सितंबर में मिला, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई सितंबर में होगा। उसके बाद जो ये इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी होता है इसको जनरली हम क्या मानते हैं, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। हम ये बोलते हैं कि अगर हमें मान लीजिए 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला है तो इसके अंदर इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी है और इसके अंदर से ही हमें क्या करना है, जीएसटी भी पे करना है। मान लीजिए टैक्स रेट है 12%,
टैक्स रेट है 12%। तो अब क्या होगा, हम 1 लाख रुपए के अंदर इंटरेस्ट और टैक्स दोनों इंक्लूड है, तो अगर मेरा 100 रुपीज का इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर मेरा 12% टैक्स होगा। तो अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो टोटल कितना हो जाएगा, 112। तो इसका मतलब जो 1 लाख रुपए है वो मेरे 112 रुपए के इक्विवेलेंट है। तो यहां पे 100 प्लस टैक्स रेट, जो भी टैक्स रेट हो, 10 हो, 12 हो, 18 हो, जो भी हो, इनटू मैं क्या करूंगा, 100 से इंटू कर दिया, मतलब मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल लिया, मैंने इंटरेस्ट का पार्ट इसमें से हटा दिया। तो अगर देखोगे 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, ये कितना हो गया, यहां पे हो गया 89,286 रुपीज। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी दिया है, इसका मतलब वो क्या है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो उसमें से जीएसटी हटाना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने इस तरीके से हटाएंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि भैया एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो हम उसे एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के पूरा 1 लाख रुपए हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब इसके अंदर एक सर्कुलर आता है, क्या आता है कि भैया टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ डेल क्रेडिट एजेंट ट्रांजैक्शन। क्या होता है कि नॉर्मली प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की ट्रांजैक्शन को हमने समझा था सप्लाई चैप्टर के अंदर। एक स्पेशल तरीके का एजेंट होता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारी ट्रांजैक्शन करवा रहा हूं, अगर कस्टमर ने प्रिंसिपल को टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो ये एजेंट क्या करेगा, ऑन टाइम पेमेंट कर देगा प्रिंसिपल को टाइम पे पेमेंट कर देगा, और जो कस्टमर डिले कर रहा है ना, उससे पेमेंट कौन वसूल करेगा, वो एजेंट वसूल करेगा। और अगर उसने बहुत ज्यादा डिले कर दिया तो वो एजेंट इंटरेस्ट भी वसूल करेगा कस्टमर से। उसे बोलते हैं डेल क्रेडिट एजेंट। तो ये बोलता है कि भैया अगर वो किसी दो व्यक्तियों के बीच में ट्रांजैक्शन करवा रहा है, प्रिंसिपल और कस्टमर, तो अगर कस्टमर ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो एजेंट पे करेगा, और कस्टमर से वो विद इंटरेस्ट वसूल करेगा। तो जो उसने कस्टमर से पैसा वसूल किया है ऑन द नेम ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, ये हमें बात करनी है। तो यहां पे बोला कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है। समझना, 2 ट्रांजैक्शन होती थी, हमने पढ़ा था। अगर प्रिंसिपल है एक, बीच में एक एजेंट है और फिर एक कस्टमर है, अगर प्रिंसिपल ने कस्टमर को डायरेक्टली क्या कर दिया, इनवॉइस कर दिया, तो बीच में एजेंट ने तो कस्टमर के साथ कोई डील नहीं किया। अगर हम सेल ऑफ गुड्स की बात करें तो डायरेक्टली प्रिंसिपल ने कस्टमर को सेल कर दिया अपना इनवॉइस बना के, एजेंट ने अपना इनवॉइस इशू नहीं किया। इसका मतलब ऑन द बुक्स देखा जाए तो प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में क्या हुआ है, सेल ऑफ गुड्स हुआ है। उसके अलावा एजेंट ने प्रिंसिपल को एजेंसी सर्विस दी है, उसके लिए उसे कमीशन मिलेगा। उसके अलावा क्या हुआ कि डिले कर दिया पेमेंट करने में कस्टमर ने, तो एजेंट ने प्रिंसिपल को ऑन टाइम पेमेंट कर दिया। अब ये कस्टमर से एजेंट क्या करेगा, यहां पे इंटरेस्ट वसूल करेगा। तो हमने बोला था कि भैया जब इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस होता है तो एग्जेम्प्ट होता है, अगर किसी सप्लाई से लिंक है इंटरेस्ट तो वो टैक्सेबल होता है। तो यहां पे देखो, क्या एजेंट और कस्टमर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हो रही है, वो है इंटरेस्ट की। क्योंकि यहां पे एजेंट ने खुद के नाम से इनवॉइस इशू नहीं किया, तो यहां पे सेल ऑफ गुड्स प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में हो रहा है। तो एजेंट और कस्टमर के बीच में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, वो है इंटरेस्ट की। इसका मतलब ये किसी मेन सप्लाई से लिंक नहीं है, इसे हम इंटरेस्ट और लोन डिपॉजिट एडवांस मान के एग्जम्प्ट कर देंगे। अब उसके बाद अगर मान लीजिए यहां पे प्रिंसिपल और बीच में एजेंट और एजेंट के बाद कस्टमर, ठीक है। अब यहां पे अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को इनवॉइस किया होता और एजेंट ने आगे कस्टमर को खुद का इनवॉइस इशू किया होता, जिसे हम शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, जहां पे एजेंट खुद का इनवॉइस इशू करता है। मतलब यहां पे प्रिंसिपल ने पहले सेल ऑफ गुड्स किया एजेंट को, फिर एजेंट ने कस्टमर को क्या किया, सेल ऑफ गुड्स किया। अब एजेंट ने प्रिंसिपल को एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराई और कस्टमर से इंटरेस्ट वसूल किया फॉर लेट पेमेंट। अगर यहां पे देखा जाए तो एजेंट ने कस्टमर को सेल ऑफ गुड्स किया है और उसके रिलेटेड कस्टमर ने लेट पेमेंट किया है, जिसके लिए इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। तो ये वाला इंटरेस्ट इस सेल ऑफ गुड्स से लिंक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब जब एजेंट
खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करेगा और फिर इंटरेस्ट वसूल करेगा कस्टमर से तो टैक्सेबल हो जाएगा, वरना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखेंगे कि क्या एजेंट ने खुद के नाम पे इनवॉइस इशू किया है। अगर नहीं किया तो ऐसे केस में यहां पे जो फैसिलिटी दी गई है, क्रेडिट फैसिलिटी इंटरेस्ट वाली कस्टमर को, वो इंडिपेंडेंट है, किसी सप्लाई ऑफ गुड्स से लिंक्ड नहीं है, इसलिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने खुद के नाम से इनवॉइस किया है तो भैया यहां पे एजेंट ने बायर को सप्लाई किया है और एजेंट ने बायर को क्रेडिट फैसिलिटी भी दी है, ये दोनों आपस में लिंक है, तो ऐसे केस में जो गुड्स सेल ऑफ गुड्स है वो मेन सप्लाई हो जाएगा और इंटरेस्ट कंपोजिट सप्लाई मान के टैक्सेबल हो जाएगा। ये समझ में आया? चलिए उसके बाद सब्सिडी वाला पॉइंट है। सब्सिडी वाला पॉइंट क्या होता है देखना। हम देखो कई बार एक मान लीजिए एक विकलांग आदमी है, हैंडीकैप्ड आदमी है, उसको 1 लाख रुपए का कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना था जिससे कि उसको चलने फिरने में आसानी हो जाए। अब 1 लाख रुपए का ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बोला कि तू अगर 1 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाएगा तो हम तुझे क्या दे देंगे, 50,000 रुपीज हम दे देंगे और 50,000 रुपीज तू खुद दे देना। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, 50,000 रुपीज का क्या दे दिया, सब्सिडी दे दिया। तो यहां पे जो सप्लायर होगा वो हैंडीकैप बंदे से 50,000 रुपए चार्ज करेगा और 50,000 रुपए गवर्नमेंट से इसको मिल जाएंगे एज अ सब्सिडी। तो यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 होगा या 1 लाख होगा, ये हमें डिटरमाइन करना है। उसकी दूसरी बात, अगर मान लीजिए यहां पे गवर्नमेंट की जगह किसी एनजीओ ने सब्सिडी दिया होता तो क्या वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता कि नहीं बनता, वो भी हम यहां पे बात करने वाले हैं। देखना यहां पे सब्सिडी शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सब्सिडी को इंक्लूड किया जाएगा ओनली इफ 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली बात, जो सब्सिडी मिला है वो अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देता है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी देता है तो वो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। और क्या चीज है, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली लिंक टू प्राइस होनी चाहिए, मतलब वो सब्सिडी मिलने की वजह से उसको सप्लायर को अपना प्राइस कम करना पड़ गया, वो प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है। तो प्राइस लिंक्ड सब्सिडी हो, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिली हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगी। देखना कैसे समझना, मान लीजिए यहां पे एक एचयूएल करके कंपनी है, उसके यहां पे कैंटीन है अपने एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है, कैंटीन चलाता है मान लीजिए XYZ लिमिटेड। एचयूएल ने कैंटीन वाले को बोला कि तुम हमारे एम्प्लॉइज को क्या करो, 100 रुपए में अच्छा खाना दो, फूड दो। तो ये कैंटीन वाला बोलता है कि भैया 100 रुपए में तो थाली आती नहीं है। तो एचयूएल बोला कि हम 50 रुपए तुम्हें क्या देंगे, सब्सिडी देंगे, कि तुम एम्प्लॉइज से 100 रुपए लेना, हम 50 रुपए हम तुम्हें दे देंगे। तो भैया यहां पे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 100 होगा कि 50 रुपए ये भी इंक्लूड होगा। तो समझना यहां पे प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है और किसके द्वारा दी गई है, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई 150 रुपीज हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा सब्सिडी वैल्यू ऑफ सप्लाई का। अच्छा, अगर यहां पे मान लीजिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और यहां पे कैंटीन वालों को सब्सिडी दी है और यहां पे जनता के लिए दी है और बोला, इसका एग्जांपल है राजस्थान के अंदर एक इंदिरा रसोई चलती है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी गरीब व्यक्ति को खाना खाना है तो वो यहां आकर के 10 रुपए में एक थाली खाना खा सकता है। अब 10 रुपए में तो कॉन्ट्रैक्टर देगा नहीं, तो इसके लिए जो बाकी का पैसा है, मान लीजिए 50 रुपीज गवर्नमेंट देती है, तो यहां पे क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई सिर्फ आपका 10 रुपए होगा, क्योंकि अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देता है तभी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्कूल के बच्चों के लिए बुक्स छापी गई हैं रूपा पब्लिकेशन के द्वारा, 500 रुपए की एक बुक है। अब 500 रुपए की बुक है तो भैया गवर्नमेंट ने बोला कि तुम बच्चों को सिर्फ 300 रुपए में दो, बाकी का 200 रुपए हम तुम्हें क्या देंगे, सब्सिडी देंगे। तो अब ये प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई सिर्फ 300 रुपए होगा। लेकिन अगर यहां पे एनजीओ बोलता कि तुम बच्चों को 500 की जगह 300 रुपए में बुक दो, 200 रुपए हम तुम्हें सब्सिडी देंगे,
तो यहां पे क्योंकि अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है, प्राइस लिंक्ड है, तो यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई 300 रुपीज जो बच्चों से चार्ज किया और 200 रुपीज जो सब्सिडी, टोटल 500 आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर जो सब्सिडी दी गई है वो प्राइस लिंक्ड नहीं है, वो क्या है, लंप सम सब्सिडी है। लंप सम सब्सिडी है मतलब अदर देन प्राइस लिंक, मतलब हमने बोला कि भैया तुम क्योंकि बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो, तुम बच्चों की सेवा कर रहे हो, हम तुम्हें 1 लाख रुपए देते हैं, तो ये क्या हो गया, लंप सम सब्सिडी हो गया। इससे आपने कोई ये नहीं बोला कि आप प्राइस कम करो या कुछ और करो, ये आपने डायरेक्टली सब्सिडी दे दी, तो इस सब्सिडी को वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। तो यहां पे एग्जांपल करवाया मैंने। और अब क्वेश्चंस में कैसे ट्रीटमेंट करना है देखना। क्वेश्चंस में आपको अगर दिया हुआ है कि प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है, और क्वेश्चन में अगर आपको दिया है कि भैया वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको दी गई है, लिस्ट प्राइस है जो भी दिया गया है, वो आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी है, सब्सिडी को कंसीडर करने के बाद का प्राइस है, या नेट ऑफ सब्सिडीज लिखा है, इसका मतलब आपने सब्सिडी का एडजस्टमेंट कर दिया है, और ओनली मेंशन दैट सब्सिडी इज रिसीव्ड नथिंग एल्स, या क्वेश्चन में लिखा है कि भैया सिर्फ सब्सिडी रिसीव हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ, ना नेट ऑफ सब्सिडी ना आफ्टर कंसीडरिंग, तो सर क्या मानेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि भैया जो वहां पे प्राइस दिया गया है क्वेश्चन में, वो सब्सिडी को कंसीडर किए बिना दिया गया है। तो अगर मान लीजिए 80 रुपए प्लस 30 रुपीज 110 का प्राइस है, तो हम ये मानेंगे कि क्वेश्चन में 80 रुपए वाला एलिमेंट दिया गया है और 30 रुपीज सब्सिडी अलग से दी गई है। तो अब क्या ट्रीटमेंट करना है ये कैसे समझेंगे, देखो अगर आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी या नेट सब्सिडी दिया हुआ या कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ऐसे केस में मानेंगे कि हमने सब्सिडी वाला पार्ट वैल्यू में से रिड्यूस करके रखा है। तो अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है, तो हमें वैसे भी उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाना। अगर 80 रुपए क्वेश्चन में दिया है तो यही हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा, नो फर्दर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। अगर सब्सिडी मिला है अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे केस में क्योंकि हमें उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाना है और सब्सिडी को 80 रुपए में इंक्लूड अभी नहीं किया गया है, तो हमें सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड बैक दी सब्सिडी, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो प्राइस दिया गया है वो एक्सक्लूसिव ऑफ सब्सिडी है या विदाउट एडजस्टिंग सब्सिडी है, इसका मतलब यहां पे क्वेश्चन में आपको 110 रुपए दिया है जिसके अंदर सब्सिडी भी इंक्लूडेड है। अब अगर आपको बताया जाए कि सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, तो वो वैसे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 110 में से 30 रुपए रिड्यूस करने पड़ेंगे, तभी तो 80 रुपए आंसर आएगा। बिल्कुल, तो रिड्यूस कर देंगे। अगर सब्सिडी अदर देन किसी पर्सन ने दी है, तो भैया ऐसे केस में हमें वैसे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाना था और वो ऑलरेडी इंक्लूड करके दिया है, तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सब्सिडी अगर प्रोवाइड की गई है टू एस्टैब्लिश प्लांट, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप और लंप सम दी गई है, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, तो उसे डायरेक्टली लिंक टू प्राइस नहीं माना जा सकता, बिकॉज इससे कोई प्राइस हैम्पर नहीं हो रहा, ये सिर्फ हमने प्रमोट करने के लिए दिया है, तो इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये सारे हो गए इंक्लूजन, क्या क्या इंक्लूड करना है। अब हम बात करते हैं क्या एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड एक ही चीज को करना है, वो है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं टाइमिंग ऑफ डिस्काउंट के बेसिस पे। कौन कौन से, एक तो प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट, एक होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। एक तो ऐसा डिस्काउंट होता है कि जब सामान का सप्लाई हो रहा है, जब गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है, तभी आपको डिस्काउंट दे दिया गया, वो उससे पहले ही आपको डिस्काउंट दे दिया गया, तो उसे बोलेंगे प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट। और एक होता है कि आपने सप्लाई तो कर दिया, उसके बाद ही डिस्काउंट दिया गया है, तो उसे बोलेंगे पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। सप्लाई होने तक अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो वो प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट हो जाएगा, और अगर सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट दिया है तो वो आपका पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट। इसके एग्जांपल देखो, मान लीजिए आप किसी दुकान में गए और वो बोलता है कि जो भी सामान आप खरीदोगे 10% डिस्काउंट है, तो उसने आपको बेचने से पहले बता दिया कि भैया डिस्काउंट 10% है, ये क्या हो गया, प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट हो गया। अब आप दुकान पे गए, आपने बोला भैया एक टी शर्ट खरीदी 3000 रुपए की, उसने बोला कि अगर आप एक और टी शर्ट खरीदोगे तो प्राइस क्या हो जाएगा, दोनों टी शर्ट का 5000 रुपए हो जाएगा, जो कि 6000 बनता था। तो जब वो सप्लाई कर रहा था तभी उसने आपको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। बाय मोर सेव मोर, जितना ज्यादा परचेज करोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट, तो वो एट द टाइम ऑफ परचेज ही दे दिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट।
तो अगर प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट है, सप्लाई होने से पहले या सप्लाई होने के दौरान दिया गया है, तो दो कंडीशन पूरी करनी है। अगर ये दो कंडीशन पूरी हो जाती है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से इसको लेस किया जा सकता है। मान लीजिए 100 रुपए का वैल्यू था, 20 रुपए का डिस्काउंट है। अगर ये दो कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो ये 20 रुपए लेस करके और वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी 80, वरना ये 20 रुपए कम नहीं करने देंगे। कौन सी दो कंडीशन? पहली बात, जो डिस्काउंट दिया गया है वो ऑन और बिफोर सप्लाई दिया गया है, मतलब जब सप्लाई हो रहा था तभी डिस्काउंट दे दिया या उससे पहले दे दिया। दूसरी बात, ये जो डिस्काउंट दिया गया है उसको इनवॉइस पे शो किया गया है, मतलब ऐसा इनवॉइस बनाया जहां पे लिखा प्राइस हो गया 100 रुपीज लेस डिस्काउंट 20 रुपीज और यहां पे क्या हो गया नेट अमाउंट 80। इस तरीके से इनवॉइस के ऊपर दिखाया गया है कि भैया हमने 20 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो भैया ये डिस्काउंट को आप वैल्यू में से लेस कर सकते हो, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। अब दूसरा बात आता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। देखो कुछ डिस्काउंट सप्लाई होने के बाद भी दिए जाते हैं, जैसे समझ लो कि भैया आपने सेल किया 10 लाख रुपए का, ठीक है, कस्टमर आपको 1 महीने में या मान लीजिए 4 महीने बाद पेमेंट करने वाला था, लेकिन कस्टमर आपके पास 1 महीने बाद ही आ गया और बोला कि भैया मैं आपको आज ही पेमेंट कर देता हूं। तो आपने बोला कि ठीक है भाई, तू 3 महीने पहले पेमेंट दे रहा है तो मैं तेरे को कुछ डिस्काउंट दे देता हूं, उसे बोलते हैं पेमेंट डिस्काउंट। तो ये क्या हुआ, सप्लाई तो डे 1 पे ही हो गया था, लेकिन जो डिस्काउंट दिया गया वो 1 महीने बाद दिया गया है जब वो पेमेंट करने आया। तो ये होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। या मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका सामान उसने रिटेलर को बेचा और रिटेलर को बोला कि भैया अगर तुमने पूरे साल के अंदर 1000 से ज्यादा पीस बेचे तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो यहां पे कब पता चलेगा कि वो पीस बिके कि नहीं बिके 1000 से ज्यादा? वो तो साल खत्म होने के बाद ही पता लगेगा। तो मतलब डिस्काउंट भी साल खत्म होने के बाद ही दिया जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को सामान तो आज ही भेज दिया, सप्लाई तो आज ही कर दिया, मतलब सप्लाई आज कर दिया, डिस्काउंट लेटर ऑन दिया जाएगा, उसे भी बोलते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, ठीक है। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये 3 कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस कर पाओगे, वरना वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं कर पाओगे। क्या कंडीशन है देखो, यहां पे सबसे पहले जो डिस्काउंट दिया गया है वो एज पर द टर्म्स दिया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट करता था। लेट्स से आपने 1 अगस्त को क्या किया, रिटेलर को सामान भेजा, गुड्स भेजे, ठीक है, और मान लीजिए 10,000 रुपए का एक पीस भेजा है, ठीक है, और आपने बोला कि अगर पूरे साल में आपने 500 से ज्यादा यूनिट्स बेच दी तो हम आपको क्या देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे। मतलब ये डिस्काउंट देने की जो शर्त थी, डिस्काउंट देने की जो टर्म्स थी वो उसी टाइम अवेलेबल थी जब आपने ये गुड्स सेल किया था। 1 अगस्त को आपने गुड्स सप्लाई किया था और उसी दौरान आपने डिसाइड कर लिया था कि भैया अगर पूरे साल में तूने 500 यूनिट से ज्यादा सेल किया तो हम तेरे को डिस्काउंट दे देंगे। भले डिस्काउंट बाद में दे रहे हैं लेकिन डिसाइड पहले ही हो चुका था। एक तो ऐसा डिस्काउंट होना चाहिए। दूसरा, डिस्काउंट कैन बी लिंक्ड टू इनवॉइसेस, कि जो डिस्काउंट आप दे रहे हो उसको इनवॉइसेस से लिंक करना पड़ेगा। देखो प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट था, उसमें क्या था कि आपने अभी तक इनवॉइस इश्यू नहीं किया था क्योंकि सप्लाई नहीं हुआ था, तो आपने इनवॉइस में ही मेंशन कर दिया डिस्काउंट। लेकिन यहां पे तो सप्लाई हो चुका, इनवॉइस भी इश्यू हो चुका होगा, तो अगर डिस्काउंट बाद में देंगे तो इनवॉइस पे तो मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन पता होना चाहिए कि किस इनवॉइस के रिलेटेड ये डिस्काउंट दिया गया है। तो डिस्काउंट जो आप दे रहे हो वो किस इनवॉइस के रिलेटेड है वो आपको लिंक करके देना पड़ेगा। तीसरी बात, तीसरा कंडीशन क्या है, यहां पे बोला, समझना, इस बात को समझना कि मान लीजिए यहां पे सप्लायर ने 10 लाख रुपए का सामान बेचा, ठीक है, किसको, रेसिपिएंट को। अब इसके ऊपर 1,80,000 रुपीज का टैक्स था, वो सप्लायर ने गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, तो गवर्नमेंट के पास 1,80,000 रुपीज आ गए। अब रेसिपिएंट ने जब ये सामान खरीदा तो इसके ऊपर इसको 1,80,000 रुपीज दिख रहा था, टैक्स पे किया है। ये गवर्नमेंट के पास गया और गवर्नमेंट से आईटीसी मांग लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और गवर्नमेंट ने इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया 1,80,000। तो गवर्नमेंट के पास क्या आया, अंडा जीरो ठन ठन गोपाल। इसका मतलब गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं मिला। जो टैक्स सप्लायर ने पे किया था वो रेसिपिएंट ने क्या ले लिया, आईटीसी ले लिया। अब सप्लायर क्या बोलता है कि मैंने 10 लाख का सामान बेचा था ना, उसमें मैंने 1 लाख का डिस्काउंट दे दिया, ये तो 9 लाख रुपए का ही था,
इसका मतलब मैं गवर्नमेंट को 1,62,000 ही पे करने के लिए लायबल हूं जीएसटी 18% की रेट पे, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को 1,80,000 ऑलरेडी पे कर दिया। तो ये गवर्नमेंट से क्या बोलता है कि जो मैंने 18,000 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स पे किया है वो मुझे वापस कर दो। और गवर्नमेंट बोली भाई मेरे पास तो टैक्स आया नहीं, जो तूने मुझे दिया मैंने सामने वाले को आईटीसी दे दिया। अब जब सामने वाले ने आईटीसी ले लिया तो अब तुझे मैं पैसा कहां से दूं, मेरे पास तो आया ही नहीं। तो गवर्नमेंट के साथ क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये 18,000 रुपए हम तुम्हें तभी देंगे जब ये सामने वाला क्या करेगा, आईटीसी रिवर्स कर देगा। तो जब तक आईटीसी रिवर्स नहीं करेगा रेसिपिएंट, अब रेसिपिएंट को यहां पे जितना डिस्काउंट मिला है 18,000 रुपीज का जीएसटी बनता है, 1,00,000 रुपए के डिस्काउंट पे 18% 18,000 का जीएसटी बनता है। तो ये 18,000 का जो आईटीसी है वो रिवर्स करना पड़ेगा रेसिपिएंट को, तभी ये लेस करने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो यहां पे 3 कंडीशन है। पहला, डिस्काउंट एज पर टर्म्स होना चाहिए जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट करती थी। दूसरा, इनवॉइसेस से लिंक करना पड़ेगा, और प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो है रेसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर ये तीनों काम होंगे तभी आपका जो डिस्काउंट है अलाउ किया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस करने के लिए। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर बीच हो जाती है, या तो आपका डिस्काउंट उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मान लीजिए यहां पे डीलर ने रेसिपिएंट को 1 अगस्त को नहीं बताया था कि डिस्काउंट देंगे, माल पड़ा रह गया, मार्च में जब जाकर के देखा तो रिटेलर के पास बहुत माल पड़ा था, तो डिस्ट्रीब्यूटर बोला कि भैया माल को निकालना है, बेचना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने अब डिक्लेयर कर दिया कि जो माल तुम्हारे पास पड़ा है अगर उसे बेच दोगे तो हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे। तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट। इसका मतलब ये पहले से डिसाइड नहीं था, ये बाद में डिसाइड किया गया सप्लाई करने के बाद। तो भैया अगर पहले से डिसाइड नहीं था तो इसे अलाउ भी नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर जीएसटी आपका रिड्यूस नहीं होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अगर इनवॉइस से लिंक नहीं कर पा रहे तो भी आपका वैल्यू सप्लाई में से लेस नहीं होगा। अगर सामने वाले ने आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं होगा। ये आपका पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हो तो पहले तो ये देखो कि प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट में तो एक ही कंडीशन है कि भैया इनवॉइस में रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में 3 कंडीशन है, वो तीनों कंडीशन पूरी होंगी तभी लेस किया जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, एक होता है नो क्लेम बोनस। ये क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या कोई भी इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आपने इंश्योरेंस लिया। अब इस दौरान आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई और आपने क्लेम नहीं लिया। अब जब आप वापस 24-25 में इंश्योरेंस करवाने गए तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि भैया लास्ट टाइम तुमने इंश्योरेंस करवाया था, कोई क्लेम नहीं लिया, तो इस बार हम तुम्हें क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, 24-25 का जब प्रीमियम आपसे लेगी तो मान लीजिए प्रीमियम है 10,000 रुपए, उसमें से डिस्काउंट लगा देगी, दैट इज कॉल्ड नॉन क्लेम बोनस। क्योंकि आपने कोई क्लेम नहीं लिया पिछले साल में तो इस साल आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया 1,000 रुपीज मान लीजिए, तो आपसे 9,000 रुपीज चार्ज किया गया। तो यहां पे ये जो डिस्काउंट दिया गया ना नो क्लेम बोनस का, ये आपका प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट है। सर कैसे, ये तो पिछले साल के ऊपर डिपेंड करता था, पिछले साल के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन जब आपको 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए इंश्योरेंस सर्विस दी जा रही है उसी टाइम ये डिस्काउंट दे दिया गया है और आपका इनवॉइस में भी रिकॉर्ड कर दिया गया है। तो ये प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट होगा और इसे अलाउ कर दिया जाएगा। सो नो क्लेम बोनस इज मेड अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी, ग्रॉस प्रीमियम फॉर करंट पीरियड इज रिड्यूस्ड बाय एन अमाउंट कॉल्ड नो क्लेम बोनस। सच प्री सप्लाई डिस्काउंट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई एज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, सो वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी नेट प्रीमियम जो 9,000 रुपीज आ रहा है, ठीक है। यहां पे आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैंने एक मास्टर क्वेश्चन बनाया जिसमें आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन बैंक से जितने भी क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट है ना, वो लगभग सारी एडजस्टमेंट आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो मोस्ट ऑफ द जो आपका क्वेश्चन बैंक है वो भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ABC Limited has provided following particulars relating to goods sold on FOR basis। ध्यान रखना, FOR बेसिस पे सेल किया है, इसका मतलब ABC लिमिटेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करके दे, सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पे सबसे पहले दिया गया लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा 1 लाख रुपीज। तो यहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है, एक टेबल बनाओगे
उसके अंदर आप आंसर लिखोगे, एक अमाउंट का कॉलम बनाओगे और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाओगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, पहला आइटम लिखोगे कि भैया लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है, कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपीस, ये आइटम लिख दिया 1 लाख रुपीस। चलिए अब स्टार्ट कर दिया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ एडिशन करेंगे, कुछ एक्सक्लूजन्स करेंगे, उसके लिए एडजस्टमेंट दी गई है। सबसे पहले बोला टैक्स लेविड बाय द म्युनिसिपैलिटी एंड स्वच्छ भारत सेस इट आल्सो इंक्लूड टीसीएस ऑफ 5000। तो यहां पे बोला कि भैया 40,000 रुपीज का टोटल अमाउंट है, जिसमें से 5,000 रुपए क्या है, टीसीएस है, और बाकी का जो 35,000 है ये क्या है, म्युनिसिपैलिटी टैक्स प्लस यहां पे स्वच्छ भारत सेस लगाया गया है। तो ये दोनों ही टैक्सेस क्या हैं, अदर देन जीएसटी हैं। देखो टीसीएस तो हमारे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होता, लेकिन अदर देन जीएसटी के रिलेटेड कोई भी टैक्स है तो वो इंक्लूड हो जाएगा। तो ये 35,000 हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। तो आप यहां पे लिखोगे म्युनिसिपैलिटी टैक्स प्लस स्वच्छ भारत सेस 35,000। तो यहां पे स्वच्छ टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपैलिटी एंड स्वच्छ भारत सेस 35,000। अब जो भी एडजस्टमेंट आप कर रहे हो, चाहे ऐड कर रहे हो चाहे लेस कर रहे हो, तो आपको उसका रीजन देना है कि भैया मैंने ऐड क्यों किया। तो आप वहां पे लिखोगे टैक्सेस अदर देन जीएसटी विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद पैकिंग चार्जेस दिया गया है, ट्रांजिट इंश्योरेंस चार्ज दिया है। ये सारे क्या हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं जो कस्टमर से चार्ज किए गए हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। 60,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड बाय मिस्टर राम टू राजू ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे सप्लायर है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अब उसका काम था कि राजू ट्रांसपोर्टर से क्या करवा के दे, ट्रांसपोर्ट करके दे, क्योंकि उसने एफओआर बेसिस पे सेल किया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, सप्लायर का। और यहां पे राम जो रेसिपिएंट है वो पेमेंट कर देता है इस राजू ट्रांसपोर्टर को। इसका मतलब थर्ड पार्टी का पेमेंट जिसके लिए सप्लायर रिस्पॉन्सिबल था, वो पेमेंट किसने किया, रेसिपिएंट ने। तो वो भी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। तो ये जो यहां पे 30,000 का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, ये भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद यहां पे बोला इंटरेस्ट एंड लेट फीस पेड फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो मतलब लेट पेमेंट किया तो उसके लिए इंटरेस्ट लेट फीस लग रहा है। नो फर्दर अमाउंट शैल बी पेड रिगार्डिंग दिस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो ये अमाउंट दिया गया है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट के नाम पे सिर्फ 10,000 दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं देगा, टैक्स नहीं देगा। इसका मतलब 10,000 के अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 डिवाइडेड बाय टैक्स रेट क्या है, टैक्स रेट है यहां पे 18%। तो हम डिवाइड बाय करेंगे 100 प्लस 18 इंटू 100। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट लेट फीस का क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा 8475। ये हम इंटरेस्ट और लेट फीस ऐड कर देंगे। उसके बाद सब्सिडी रिसीव हुआ है फ्रॉम लोकल एनजीओ, आउट ऑफ विच 20,000 वाज फॉर एस्टैब्लिशिंग प्लांट इन दैट अंडर डेवलप्ड एरिया। तो देखो आपको सब्सिडी रिसीव हुआ है एनजीओ से, मतलब अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। अब 30,000 का रिसीव हुआ है, ठीक है, 30,000 का रिसीव हुआ है। 30,000 में से वो बोल रहा है 20,000 मिला है एस्टैब्लिशिंग ऑफ प्लांट। तो मतलब ये नॉन प्राइस लिंक्ड है, नॉन प्राइस लिंक्ड है। और ये 10,000 रुपए क्या है, प्राइस लिंक्ड है, ठीक है। तो नॉन प्राइस लिंक्ड तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होता ही नहीं है। सिर्फ प्राइस लिंक्ड जो सब्सिडी होती है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनती है अगर अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। तो यहां पे एनजीओ ने दिया है, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। और क्वेश्चन में दिया है कि जो प्राइस दिया हुआ है वो नेट ऑफ सब्सिडी है। इसका मतलब जो प्राइस है वो विदाउट सब्सिडी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम 10,000 यहां पे ऐड कर देंगे। उसके बाद सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट, लिस्ट प्राइस इज नेट ऑफ सब्सिडी। तो 15,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला है। तो भैया अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिलता तो इंक्लूड करते, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है तो हमें इंक्लूड नहीं करना है। और ऑलरेडी प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी है तो यहां हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद डिस्काउंट दिया है ऑफ 3% ऑफ लिस्ट प्राइस गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब ये 3% का डिस्काउंट प्री और ऑन सप्लाई डिस्काउंट है और उसे इनवॉइस में भी रिकॉर्ड किया गया है। मतलब दोनों कंडीशन पूरी हो गई। तो ये 1 लाख रुपीस हमारा लिस्ट प्राइस था, इसका 3% कितना हो जाएगा, 3,000 डिस्काउंट अलाउ कर देंगे, लेस कर देंगे।
उसके बाद बोला हाउएवर डिस्काउंट ऑफ 2000 गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट, 2000 रुपए का डिस्काउंट जब पेमेंट किया गया, लेट पेमेंट किया था तब किया, तो मतलब पेमेंट सप्लाई के बाद में हुआ है, तो जो 2000 का डिस्काउंट है वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है और यहां पे कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो ये 2000 को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो यहां पे सिर्फ 3000 को अलाउ किया, लेस करके जो अमाउंट है वो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि आपको टैक्स भी कैलकुलेट करना है, तो अगर आपको दिया है इंट्रास्टेट सप्लाई तो आप 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी इसके ऊपर लगा दोगे, क्वेश्चन में आपको दिया होगा रेट। अगर आपको बोला इंटरस्टेट सप्लाई तो आप 18% से यहां पे टैक्स कैलकुलेट कर दोगे, तो यहां पे इस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, सारे आपको करने हैं। आपको एड लेस करना है, कुछ 6-7 सेलेक्टेड चीजें हैं और उसका रीजन आपको बताना है कि ये क्यों किया गया, ठीक है। यहां पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस भी है ना, उसके भी मैंने ट्राई किया कि एडजस्टमेंट्स आपको एग्जांपल के माध्यम से ही पूरे करा दूं, ताकि क्वेश्चन बैंक आपको करना इजी हो जाए। और किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना है।